गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जनरल ख़त्म किया। आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह लीजिए इसको, वो भी जनरल का ही हिस्सा है। एक्चुअली ऐसे समझो कि तुम एक छोटे बिजनेसमैन हो, स्मॉल स्केल पे तुम्हारा बिजनेस है, एक सोल ट्रेडर हो और जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। एक फेयर पे एक डेली एक डे बुक पे आप उसको पहले लिख लेते हो और फिर जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हो, तो आपका काम चल जा रहा है। लेकिन अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हो गए, आपका बैंक में अकाउंट है, ज्यादा ट्रांजैक्शंस है, ज्यादा टाइम्स में गुड्स परचेज करना, ज्यादा सेल करना, परचेज रिटर्न भी होना, सेल्स रिटर्न भी होना, यानी आप इतना ट्रांजैक्शन करते हो कि परचेज भी होता है, सेल्स भी होता है, परचेज रिटर्न आपको करना पड़ता है, आप लोगों को गुड सोल्ड करते हो तो सेल्स रिटर्न भी होता है, और आपको इतना ज्यादा जरूरत होती है कि आप बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को भी देखते हो और बिल्स पेबल। सपोज करो कि आप बड़ी क्लास में पढ़ने लगे। पहले आप पढ़ते थे एलकेजी फर्स्ट सेकेंड छोटी क्लास में थे और आज आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, तो आपके पास स्टडी मटेरियल ज्यादा हो गए, रजिस्टर हो गए, कॉपी, बुक्स, स्टेशनरी, आपको अलग से टेबल चेयर दिया गया, अलग से रूम दे दिया गया, बड़ी सी अलमीरा दे दी गई, और अब आपकी स्टडी पे पैसे भी खर्च होने लगे क्योंकि आपकी बड़ी क्लास है। तो आपका जो नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल है, रजिस्टर्स, पैड, बुक्स, स्केल, पेन, पेंसिल, रबर, स्टेपलर, कंपैरिजन टू छोटे क्लास केजी फर्स्ट सेकेंड के ज्यादा हो गया। तो जब ज्यादा हो गया, ज्यादा सब्जेक्ट हो गए, ज्यादा चीजें हो गई, तो सबकी आपने इंडिविजुअल कॉपी बना ली। अब वैसे तो ज्यादा सब्जेक्ट तो नहीं हुए, लेकिन सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक ब्रॉड वे में हो गया, तो आपने सबके अलग अलग रजिस्टर बना ली। आपके स्कूल में 8 पीरियड भी चलने लगे। तो ऐसे बिजनेसमैन भी जब एक छोटे स्केल पर होता है, छोटा बिजनेसमैन होता है, कम ट्रांजैक्शंस होते हैं, कम कस्टमर होते हैं, कुछ ही लोगों को उधार सामान बेचा होता है, कुछ ही लोगों से उधार सामान खरीदा होता है, यानी जिसे होलसेलर कहते हैं। तो इस कंडीशन में उसका जर्नल ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा बिजनेसमैन हो जाएगा, फिर अगर केवल जर्नल में रिकॉर्ड करेगा तो उसकी जर्नल की बुक जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी पेज भर जाएंगे। और जब कोई 2-3 महीने के बाद में कोई जरूरत पड़ेगी, कोई पिछला रिकॉर्ड देखना होगा, कोई प्रीवियस चीजें पता करनी होंगी, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब आप ही ने एक रफ बुक बना ली, रफ, स्कूल में आते हो, जो भी पढ़ाया जाता है लिख लेते हो, 1 महीने के बाद वो रफ कॉपी खत्म हो जाती है, भर जाती है। अगर आपको रफ कॉपी में खोजना पड़े उस डेट को, कौन से किसी डेट को, पार्टिकुलर डेट को, कोई पार्टिकुलर पीरियड में क्या पढ़ाया गया था, तो कितनी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप क्या करते हो, उस रफ कॉपी में डेली घर पे आते हो और जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट होता है
उसके रजिस्टर में उसको पहले फेयर करते हो। सबकी अलग अलग रजिस्टर बन गई। अकाउंट्स की हो गई, अकाउंट्स में भी न्यूमेरिकल अलग, थ्योरी अलग हो गई, बीओ की हो गई, बैंकिंग की हो गई, हिंदी की अलग हो गई, ग्रामर की अलग हो गई, पद की अलग हो गई, इंग्लिश में प्रोज पोएट्री अलग हो गया, ग्रामर अलग हो गया। अब आपको जो चाहिए वो रजिस्टर निकालते हो, देख लेते हो। अगर वो सारी चीज़ें एक ही रजिस्टर में रही होती तो आपका एग्ज़ाम जब होता तो कितनी आपको प्रॉब्लम होती। अगर वो सारी चीज़ें एक रजिस्टर में लिखना शुरू करो, एक साफ सुथरा रजिस्टर बना लो, और पहला पीरियड हिंदी का हुआ, हिंदी का फेयर कर लो, अगला पीरियड इंग्लिश का हुआ, डेट डाल करके ही लिखते जाओ, फिर अकाउंट, बीओ, बैंकिंग और लिखते चले जाओ, तो एक तो रजिस्टर जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा जब आपका एग्ज़ाम आएगा और आपको अगर मान लीजिए हिंदी पढ़ना है, हिंदी का पेपर है, तो आप कैसे खोजेंगे? पीछे पेज जाएंगे, पीछे पेज पलटेंगे, हिंदी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, कितनी दिक्कत होगी आप। तो आपने क्या किया? अलग अलग रजिस्टर बना लिया, आपने सबके अलग से रजिस्टर बना लिए। अब आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, आपने हिंदी का रजिस्टर निकाला और आपने हिंदी पढ़ लिया, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश पढ़ना है आपको, आपने इंग्लिश की बुक निकाली, पढ़ लिया, रख दिया उसको, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो गए। ऐसे ही जब बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो वो अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग रजिस्टर बना लेते हैं। तो जितने कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कैश बुक में लिख लेते हैं, जितने क्रेडिट परचेज होते हैं उसको परचेज बुक में लिख लिया, जितने क्रेडिट सेल होते हैं उनको सेल्स बुक में लिख लिया। ये परचेज बुक है, ये सेल्स बुक है, ये परचेज रिटर्न बुक है, और ये भी सब बुक है। तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें क्रेडिट परचेज हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे। अगर कैश का ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पे लिख लोगे, अगर क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक में लिखोगे, अगर आपने कभी खरीदने के बाद वापस करना का हुआ तो परचेज रिटर्न बुक में, अगर आपको सेल्स करने के बाद किसी ने रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। और सेल्स रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। और ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल बुक होता है और बिल्स पेबल बुक होता है। इसे हम लोग आगे समझेंगे क्या होता है। और अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो गया जो किसी बुक से टैली नहीं कर रहा है तो उसे जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। यानी अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ जो इन सभी बुक से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम जनरल प्रॉपर में लिख लेंगे। जैसे तुम्हारे किसी एक पीरियड में ऐसी पढ़ाई हो गई जो मल्टी पढ़ाई होती रहती है, कभी जीके, कभी कोई स्पोर्ट्स पढ़ा देता है, कभी कोई मोरल साइंस पढ़ा देगा, तो मिसलेनियस एक रजिस्टर बना लोगे जो डिफरेंट टाइप के क्लासेस हो जाते हैं, उसको वहाँ लिख लोगे। और जो बिल्कुल कंटिन्यू चलते रहते हैं सब्जेक्ट, उसके लिए अलग अलग रजिस्टर बन गया। तो आपके पास कुल 8 रजिस्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे कहते हैं सब्सिडियरी बुक। ये सब्सिडियरी बुक है। तो जब आपका बिजनेस ब्रॉड वे में हो जाता है, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, ज़्यादा कस्टमर आने लगते हैं, तब आप सब्सिडियरी बुक बनाते हैं और आप उसे इसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और इससे कैटेगरी में इतने सारे बुक होते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए, जो हमारा कैश बुक है वो प्रिंसिपल बुक भी होता है। यानी कि मैं ये बता रहा हूँ
कि जो हमारा कैश बुक है वो प्रिंसिपल बुक भी है, यानी कि जर्नल की सब्सिडियरी बुक तो है, ये सभी जर्नल है, सबके फॉर्मेट अलग अलग हैं लेकिन सबको जर्नल ही बोला जाता है, लेकिन इसके बाद भी कैश बुक हमारा एक प्रिंसिपल बुक भी है। प्रिंसिपल बुक इस मायने में है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां कैश बुक ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसको उस बिजनेस का मेन बुक भी कहते हैं, यानी प्रिंसिपल बुक। जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, ये सारे लोग केवल कैश बुक रखते हैं, जर्नल बनाते ही नहीं है, तो उनके लिए वो प्रिंसिपल बुक है। तो इस तरीके से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश बुक। इसकी थ्योरी होगी, आपको मिल जाएगा, आप नोट कर लेंगे। आपकी बुक मार्केट में आ चुकी है, हमने आपको क्वेश्चन आवर्स में मैंने बताया भी था कहाँ पे मिल रही है बुक, आप बुक बाई कर सकते हो, अच्छी बुक है। इससे ज़्यादा हम आपको इसके और आप जानते भी हैं तो आपको थ्योरी मिल जाएगी इसकी। इसके साथ ये हमारा नया चैप्टर है कैश बुक, चैप्टर का नाम है कैश बुक। कैश बुक के बारे में ही अब बात होगी। परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक, बीआर, बीपी, ये सारे बुक्स भी होते हैं, ये सारी बातें अलग होंगी, लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे कैश बुक के बारे में। कैश बुक का मतलब होता है जिसमें केवल कैश वाले ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कैश बुक में केवल कैश वाले ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कैश परचेज करना, कैश सेल करना, कैश पेमेंट करना, कैश रिसीव करना, कोई भी एक्सपेंस कैश में देना, जहां पैसा इन्वॉल्व होगा, मनी इन्वॉल्व होगा, यानी पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। कैश बुक जरूरत के हिसाब से 3 टाइप से बनाए जाते हैं। एक को बोलते हैं 1 कॉलम कैश बुक, दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक, और तीसरा होता है 3 कॉलम कैश बुक। ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम क्या है, अभी आपको हम एक फॉर्मेट इसका बताते हैं और उसके हिसाब से हम आपको समझा देंगे, आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। दो पार्ट होते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं डेबिट और इस वाले पार्ट को क्रेडिट। जितने कॉलम इधर होंगे उतने कॉलम इधर भी हो जाएंगे। डेट, रिसीप्ट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। अगेन इस साइड में भी वही कॉलम होंगे, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। तो आपको ये 2 पार्ट हुआ, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और आपके जितने कॉलम इधर हुए उतने कॉलम इधर भी हुए। ये रिसीव्ड साइड है, यानी पैसा आएगा तो इधर लिखोगे, जाएगा तो इधर लिखोगे। ये 1 कॉलम कैश बुक है, यानी अगर अमाउंट का कॉलम 1 है तो ये 1 कॉलम कैश बुक है। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपने एक डिस्काउंट और एक कैश
एक डिस्काउंट और एक कैश। इसे कहते हैं 2 कॉलम कैश बुक। यानी एक कॉलम था तो 1 कॉलम, अमाउंट के 2 कॉलम हो गए, डिस्काउंट और कैश, डिस्काउंट और कैश, तो ये 2 कॉलम हो गया। और अगर आपने 3 कॉलम बना दिए, एक का नाम बैंक हो गया, एक का नाम कैश, तो ये 3 कॉलम है। ये 3 कॉलम कैश हो गए, डिस्काउंट बैंक कैश, डिस्काउंट बैंक कैश। यही है 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। लेकिन सॉल्व करते समय सबके रूल्स अलग अलग फॉलो होते हैं। हम कोई भी एंट्री करते हैं, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी डेबिट साइड में, रिसीव्ड साइड में, और यहाँ पे 22 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सब हम वहाँ के न्यूमेरिकल्स लेते हैं, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। थ्योरी आपको मिलेगी, आप उसको फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप थ्योरी की कॉपी अलग और फेयर न्यूमेरिकल्स की कॉपी अलग करते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। तो आपको जो नोट्स मिलेगा आप उसे नोट करेंगे। और न्यूमेरिकल की शुरुआत हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रिसेंटली कोई भी एग्जाम होगा तो कैश बुक उसमें जरूर आएगा। कैश बुक पूरी होल लाइफ में, और हर एक आदमी, हर एक पर्सन कैश बुक का इस्तेमाल करता है। कोई भी पर्सन हो, सब लोग पैसे का हिसाब रखते हैं। हम भी रखते हैं, आप भी रखते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना बचा, ये कैश बुक है। मार्केट जाते हो 500 रुपए लेकर के, तो क्या क्या खरीदे, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कैश बुक है। पाप आपके सैलरी पाते हैं तो सैलरी में पैसे कितने पाए, कितना खर्च किए, कितना इन्वेस्ट किए, कितना जमा किए, कितना क्या किए, कैश बुक है। सब लोग कैश बुक बनाते हैं। ऐसा कोई होगा नहीं जो, अगर वो इकोनॉमी एक्टिविटी से बिलोंग करता है, एक ऑटो चलाने वाला भी कैश बुक बनाता है, नहीं लिख के बनाता होगा, मन में बनाता होगा। आज हमने ऑटो में कितने चक्कर लगाए तो इतनी सवारियां मिली, इतने पैसे मिले, इतने का डीजल या पेट्रोल ले लिया, इतना मेंटेनेंस कर दिया, इतना पैसा बचा। कैश का बैलेंस रखना तो हर एक आदमी का काम है। सब कोई सोचता है मेरे पास अब कितने पैसे बचे, कितने खर्च हुए, कितने आए थे। तो कैश बुक तो कंपल्सरी चीज है। एक अपने, अगर आप कॉमर्शियल लाइफ में लाते हो, अपनी सराउंडिंग में देखते हो, तो कैश का हिसाब सबको रखना है। तो बिजनेसमैन भी रखेगा। अगर छोटा बिजनेसमैन है तो वो कैश बुक नहीं बनाएगा, यानी वो सब्सिडरी बुक नहीं रखेगा, वो सारा काम जनरल में करेगा, फिर वो कैश अकाउंट बनाएगा। तो कैश अकाउंट और कैश बुक दोनों में डिफरेंस हो गया। कैश अकाउंट बनता है जनरल के सपोर्ट से, लेजर कहते हैं कैश अकाउंट को। और कैश बुक खुद अपने आप में एक जर्नल है, जर्नल का हिस्सा है, एक प्रिंसिपल बुक है कुछ बिजनेस के लिए। और कैश बुक को जर्नलाइज लेजर कहते हैं। ये बात जब आप लेजर पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं, लेजर की भी शक्ल ऐसी ही होती है, उसका भी फॉर्मेट ऐसा ही होता है। इसलिए ये जर्नल भी है और लेजर भी है, यानी कैश बुक एक जर्नलाइज लेजर है। मैं आपको थ्योरी तो भेजूंगा ही, लेकिन मैं आपको दिखाऊं मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, कैश बुक इज ए जर्नलाइज लेजर। तो कैश बुक क्या है बच्चों? एक जर्नलाइज लेजर भी है। तो कैश बुक डायरेक्ट बनता है, लेकिन कैश अकाउंट अगर बनाना हुआ तो वो जर्नल के सपोर्ट से बनता है। और जर्नल कौन बनाएगा? जो छोटे बिजनेसमैन होंगे स्मॉल स्केल पे, वो जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे। कैश बुक कौन बनाएगा? जो सब्सिडियरी बुक्स रखता होगा, जो सारी बुक्स अलग अलग रखता होगा, जो कैश बुक के ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखेगा, पैसे वाले जर्नल में नहीं लिखेगा। तो ये भी जर्नल का एक पार्ट है, तो इसको भी जर्नल बोलते हैं। क्योंकि लेजर भी ऐसा ही होता है, तो ये जर्नलाइज लेजर बोलते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, यानी 1 कॉलम कैश बुक का। अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी लगेगा, समझ में भी आएगा, और आप देखिए इसको। ठीक है बच्चों, आइए तुम लोग बनाते हैं 1 कॉलम कैश। तो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। Commence
बिजनेस विथ कैश 25,000, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 10,000, पेड कैरेज सोल्ड गुड्स फॉर कैश रिसीव फ्रॉम राम पेड टू शिव कुमार कैश सेल्स, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, परचेज गुड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट पेड टू महेश पेड वेजेज रिसीव फ्रॉम कमीशन विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज पेड सैलरी। आपको बनाना है सिंगल कॉलम कैश बुक। आइए हम आपको बता रहे हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक यानी वन कॉलम कैश बुक यानी केवल कैश का कॉलम होता है, यानी जब आप कैश बुक बना रहे हो और बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हो, केवल कैश का ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है। ये कॉलम है जो मैंने अभी आपको बताया भी था वन कॉलम कैश बुक के लिए। इसको सिंगल कॉलम कैश बुक या वन कॉलम कैश बुक दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। इसको रिसीप्ट्स कहते हैं और इसको पेमेंट कहते हैं, यानी पैसे आएंगे तो इस साइड और जाएंगे तो इस साइड। बाकी कॉलम का नाम कॉमन है। एंट्री स्टार्ट होती है इधर 2 से और उधर 22 से। आपको पैसे के बारे में सोचना है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। मे फर्स्ट कमेंस बिजनेस विद कैश। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पैसा आएगा आपके बिजनेस में, आएगा तो रिसीप्ट साइड यानी डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट, यानी जो पैसा आया वो कैपिटल के वे में आया, तो जिस वे में पैसा आ रहा है उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड में बॉट गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदा, आप गुड्स खरीदोगे तो पैसा जाएगा बाई परचेज अकाउंट। नेक्स्ट नंबर है मेथड में ही पेड कैरेज 200। जब आप कैरेज पे करोगे तो पैसा जाएगा बाई कैरेज अकाउंट 200। नेक्स्ट नंबर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000। आप गुड्स सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा टू सेल्स अकाउंट। पैसे के बारे में सोचो, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट नंबर है रिसीव फ्रॉम राम। पैसा आ रहा है टू राम 1,000। नेक्स्ट नंबर है पेड टू शिव कुमार। पैसा जा रहा है, जाने के लिए लिखो शिव कुमार को आपने पैसा दिया, पैसा जा रहा है। कैश सेल्स, पैसा आएगा, सेल करोगे तो पैसा आएगा टू सेल्स अकाउंट। $8,400। नेक्स्ट नंबर है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। आपने फर्नीचर खरीदा तो आपने फर्नीचर खरीदा तो पैसा गया होगा, तो आपने फर्नीचर खरीदा है 5,000। नेक्स्ट नंबर है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करोगे, पैसा जाएगा। केवल पैसे के बारे में सोचना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स खरीदा है, क्रेडिट यानी पैसा नहीं दिया, इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि पैसा गया ही नहीं। जब पैसा आएगा या जाएगा तभी तुम कैश बुक का इस्तेमाल करोगे, इसको छोड़ दोगे।
24 पे टू महेश 4000। अब आप महेश को पैसा दे रहे हो तो बाय महेश 4000। पेड वेजेज 400, पैसा जा रहा है। नेक्स्ट नंबर है रिसीव फॉर कमीशन 1500, पैसा आ रहा है। बाय कमीशन 1500, पैसा आया तो रिसीव्ड, गया तो पेमेंट। विड्रू फॉर पर्सनल यूज 2200, बाय ड्राइंग्स। और पेड सैलरी 30 को 31 को बाय सैलरी। अब आप बैलेंस निकालोगे कि मई वाले मंथ में कितने पैसे बचे। हर हाल में पैसा ज्यादा ही आएगा, उसी में से तो जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे टोटल रिसीप्ट्स और टोटल पेमेंट्स। पहले दोनों के टोटल करोगे, कितने पैसे आए। $41,900 आपके पास आए और गए कितने। $25,600 आपके पास से गए, तो बचा कितना देखो। 41,900 इस मंथ में आया, 25,600 गया तुम्हारे पास, तो 16,300 रुपये आपके पास बचे। ये आपका आंसर है, 16,300 रुपये। पेमेंट साइड में इसको लिखोगे और टोटल को पैरेलल इक्वल करोगे। पेमेंट साइड में ही पैसे कम होंगे, वो आपका आंसर हुआ। आपका ये बैलेंस बचा, इसको लिखते हैं बाई बैलेंस कैरेट डाउन। मंथ के लास्ट डेट को ये काम होता है 31, 16,300। जस्ट आप मई के बाद नेक्स्ट मंथ जून 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही जो आपका बैलेंस है। आप ऐसे समझो आज 31 मई की रात है, आप 16,300 रुपये रख के सोएंगे, उसे बोलेंगे कैरेट डाउन। जब अगली मॉर्निंग उठेंगे तो डेट हो जाएगी जून 1 और पैसा बचेगा 16,300। जो कल सीडी था वही आज बीडी है। अब जून में जो काम करोगे वो पैसा वहां से कैरी करेगा, आएगा जाएगा, उसका हिसाब लगाओ। तो इस तरीके से ये सिंगल कॉलम कैश बुक था। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। इलस्ट्रेशन देख के सॉल्व कर लीजिएगा। बुक्स मार्केट में आ गई है, 2 शॉप का नाम मैंने बताया भी था, आप वहाँ पे देख लीजिएगा उसको। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके साथ एक थ्योरी भी मिलेगी, आप उसे भी नोट करेंगे। ठीक है बच्चों।